हेलो दोस्तों। हम लोग एक बार फिर से क्लास 8th NCERT पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इस बार हम लोग पॉलिटी की सीरीज को नोट्स के फॉर्म में कवर करने वाले हैं। इसमें आपको NCERT के साथ साथ महत्वपूर्ण टॉपिकों में स्टैंडर्ड बुक का कंटेंट भी देखने को मिलेगा। इस वजह से ये सीरीज जो है आपके सभी एग्जाम की डिमांड फुलफिल करेगी। स्पेशली UPSC प्रीलिम्स, UPSC मेंस सहित जितने भी राज्य स्तरीय PCS एग्जाम हैं, उनके साथ साथ जो एक दिवसीय एग्जाम है या सेंट्रल गवर्नमेंट के CTET या KVS जैसे एग्जाम हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए सीरीज लाभदायक सिद्ध होगी। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसको प्रॉपरली देखना भी चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थियों के मन में एक प्रश्न ये भी आता है कि ये सीरीज पुरानी NCERT से है या नई NCERT से है। तो मैं आपको बताना चाहूँ, ये सीरीज जो है 2022-23 सेशन की जो NCERT किताबें थी उनसे बनाई जा रही है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ने पुरानी वाली NCERT क्यों चूज की है। भाई, नई NCERT भी मौजूद है मार्केट में, तो 2026 की NCERT भी आ गई है। अगर आप 2026 की NCERT उठाकर देखते हैं तो आप पाते हैं कि यहाँ पर कंटेंट ना के बराबर है। जो नई किताबें या नई NCERT जो आई है, तो उसमें आप देखेंगे कि 6 से 8 तक की NCERT में अब केवल SST की एक किताब है। पहले यहाँ पर पुरानी NCERT में SST में 3 अलग अलग किताबें होती थी। यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की सेपरेट किताबें होती थी और हर किताब में 9 से 10 चैप्टर होते थे। जबकि अब ऐसा नहीं है। यहाँ पर 6, 7, 8 में क्या है, केवल एक सिंगल SST की किताब है। उसी के अंदर हिस्ट्री है, उसी के अंदर ज्योग्राफी है, इसी के अंदर पॉलिटी रख दी गई है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो है 2 से 3 चैप्टर ऐसे करके दिए गए हैं। कुल मिलाकर यहाँ SST की किताब में 10-11 चैप्टर हैं और इसी 10-11 चैप्टर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी खत्म कर दी गई है। यानी नई वाली NCERT में कंटेंट ना के बराबर है। जबकि आप लोग जो एग्जाम देते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं को दे रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा पिछले ईयर के उनके जो पेपर उठाकर देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत डीपली कंटेंट पूछा जा रहा है। तो हमारी जो नई वाली जो NCERT गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से सफिशियंट नहीं है। यही कारण है कि आज भी आपको जो भी शिक्षक हैं, UPSC के शिक्षक हैं, वो पुरानी NCERT पढ़ने की सलाह देते हैं। मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप नई NCERT में समय खराब ना करें। नई NCERT में ना तो फैक्ट हैं और ना ही ये आपके एग्जाम की डिमांड फुलफिल कर पाएगी। पुरानी NCERT में सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पुरानी वाले सेशन की जो NCERT है, इसी से ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपका यहाँ पर पहला अध्याय है और यहाँ पर हम लोग भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे कि आखिर हम लोगों ने देश के लिए संविधान का निर्माण क्यों किया। संविधान निर्माण के समय हमारे जो संविधान सभा है उसकी दृष्टि क्या रही और उन लोगों ने किन किन चीज़ों को अपने माइंड में रखा कि किस तरह का संविधान हमें हमारे देश के नागरिकों के लिए बनाना चाहिए। अतीत के अनुभवों को उन्होंने किस तरह से देखा, उनसे क्या क्या सबक सीखा और कैसे अतीत के अनुभवों को देखते हुए उन्होंने संविधान में मेन चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें भारतीय नागरिकों के लिए ऐड की ताकि भारतीय नागरिक गरिमामयी जीवन जी पाएँ। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज के अध्याय की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपके सामने एक कहानी और प्रस्तुत करना चाहूँगा। इसके जरिए आप समझ पाएंगे कि हमें संविधान क्यों चाहिए। आप लोगों ने खेल के बारे में सुना होगा और यह है फुटबॉल। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, फुट का मतलब होता है पैर और बॉल का मतलब है गेंद। यानी फुटबॉल के खेल में आपको पता ही होगा कि यहाँ पर एक गेंद होती है जिसको खिलाड़ी अपने पैरों से किक करते हैं और जो भी ग्राउंड होता है, इस तरह से एक ग्राउंड होता है। इस ग्राउंड में इस साइड में एक नेट लगा होता है, एक साइड में नेट लगा होता है और दोनों तरफ गोलकीपर खड़े होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, खिलाड़ियों को गेंद को पैर से किक करते करते इसी नेट में गोल कराना होता है। फुटबॉल के खेल में एक नियम होता है, कोई भी खिलाड़ी गेंद को हाथ से टच नहीं करेगा। अगर वो हाथ से गेंद को टच करता है तो उसे फाउल माना जाता है। एक तरह से आप मान सकते हैं आउट या फिर नेगेटिव पॉइंट इनके चढ़ जाते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। यानी फुटबॉल के गेम में केवल गोलकीपर ही गेंद को, जो गोलकीपर है दोनों तरफ, यही गेंद को हाथों या पैरों से रोक सकता है। अन्य कोई खिलाड़ी फुटबॉल के गेम में गेंद को हाथ से नहीं पकड़ सकता है। अब जरा इमेजिन करते हैं, मान लीजिए खिलाड़ी गेंद को पैर से किक ना करके हाथ से उछालने लगे, हाथ से किक करने लगे, तो क्या खेल फुटबॉल रह जाएगा? जैसा कि नाम में स्पष्ट हो रहा है फुटबॉल खेल है, तो इसका मतलब ही नहीं रह जाएगा। ऐसी संविधान है। संविधान हमें कुछ बुनियादी अधिकार प्रदान करता है जो कि हमारे जीवन को गरिमामयी और सम्मानजनक जीने के लिए आवश्यक हैं। अगर देश में संविधान नहीं होगा, यानी देश में प्रॉपर लिखित नियम कानून नहीं होंगे, तो हम अपना जीवन आसानी से नहीं चला पाएंगे। हमारे साथ काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी। लोग हम पर अपनी तानाशाही या मनमाना शासन थोप देंगे।
इसलिए किसी देश के लिए संविधान होना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर दिया भी गया है कि देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहली बात है, देश को संविधान की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कुछ मूलभूत आदर्श होते हैं, उन आदर्शों को ध्यान में रखकर संविधान बनाया जाता है। तो आदर्शों को सूत्रबद्ध करना, देखिए संविधान जो है देश के मूल आदर्शों और मूल्यों को लिखित रूप प्रदान करता है। ये तय करता है कि समाज का मूलभूत स्वरूप कैसा होगा। आप लोग जैसा कि जानते हैं, भारतीय समाज के बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि हमारा समाज जो विविधतापूर्ण समाज है। यहाँ पर अनेक धर्मों को मानने वाले, अनेक पंथों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनकी भाषाएं अलग हैं, कल्चर अलग अलग हैं। ऐसे में इन लोगों के बीच में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, किन मुद्दों पर एक कॉमन समझ या एक आपसी सहमति बनाई जाए। तो यहाँ पर कुछ आदर्श हैं, आपने प्रस्तावना में देखे भी होंगे या पढ़े भी होंगे, जैसे कि न्याय है। तो हमारे यहाँ के जितने भी समुदाय हैं वो यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी शासन पद्धति हो न्यायपूर्ण हो, और जिसमें कि उन्हें जस्टिस मिल सके, न्याय हो, उन्हें उनके अधिकारों को लेकर स्वतंत्रता प्रदान की जाए। इसके अलावा सभी के बीच इक्वलिटी हो, समानता हो। तो ये कुछ आदर्श हैं जो कि हमारे विविध समाजों को एकजुट करते हैं। तो यह देश के विभिन्न समुदायों के बीच कुछ बुनियादी नियमों पर सहमति विकसित करता है ताकि देश जो है शांतिपूर्ण ढंग से चल सके। अगला है यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था तय करना। देखिए संविधान जो है किसी भी देश की शासन व्यवस्था तय करता है कि किसी देश की शासन व्यवस्था कैसी होगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शासन कई प्रकार का होता है, लोकतांत्रिक है, राजतांत्रिक है, तानाशाही वाला है। लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और प्रतिनिधि जो है आगे जाकर सरकार का गठन करते हैं और अपने नागरिकों की तरफ से डिसीजन लेते हैं। वहीं राजतंत्र में क्या होता है, कोई राजा या रानी होता है और वो देश का शासन चलाते हैं। वहाँ पर जनता का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है, राजा रानी ही वहाँ पर डिसीजन लेते हैं। तानाशाही का मतलब क्या है, कोई भी जैसे राजा रानी है या लोकतांत्रिक नेता है जो संविधान को साइड में कर दे या जो भी नियम कानून उनको साइड में कर दे और मनमाने ढंग से कानून चलाए या देश चलाए, उसे तानाशाह कहते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था में सबसे जरूरी है, एक लोकतंत्र के लिए, एक मतलब लोगों के लिए जरूरी है लोकतांत्रिक व्यवस्था होना, जहाँ पे सभी लोगों की भागीदारी हो, पार्टिसिपेशन हो। तो संविधान यह तय करता है कि देश की शासन व्यवस्था कैसी होगी, यह परिभाषित करता है कि सत्ता किसके हाथ में होगी और उसका उपयोग कैसे किया जाएगा। यानी यहाँ पर स्पष्ट नियम दिए होते हैं जिनके आधार पर देश चलाना होता है, जिनके आधार पर निर्वाचन होते हैं। लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, इनके नियम संविधान के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। यानी जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उन सभी के पास अपना संविधान है। तो वहाँ पर जो कुछ भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी सरकार डिसीजन लेती है, वो संविधान के नियमों के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेती है। इसके अलावा संविधान का अगला कार्य क्या है, सत्ता के दुरुपयोग पर रोक। जैसे आप लोग इमेजिन कीजिए, अगर हम मान लेते हैं, अपने घर की बात मान लेते हैं, आपके घर में 5 या 6 कैंडिडेट हैं, है ना, और यहाँ में घर में आपस में बैठ के आपने नियम बना लिए हैं, मतलब मौखिक रूप से नियम बना लिए हैं। और कभी मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, किसी कैंडिडेट ने कोई नियम तोड़ दिया और वो बाद में बहस करने लगे कि नहीं ये तो नियम बना ही नहीं है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसी देश में है, यहाँ पर लिखित संविधान होने का मतलब ये है कि जो भी नियम कानून बने हैं वो लिखित रूप में हैं। यानी हम ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये चीज़ तो है ही नहीं, हमें वो मानना ही पड़ेगा क्योंकि लिखित रूप में है। तो संविधान होने का मतलब ये है कि हमें लिखित रूप में गारंटी मिल गई हमारे अधिकारों की। इस वजह से सत्ता के दुरुपयोग पर संविधान रोक भी लगाता है। लोकतंत्र में, चूंकि आप लोग जानते हैं, लोकतंत्र में नेता सत्ता का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, करते भी हैं, आपने देखा भी होगा, करते भी हैं, मनमाने ढंग से शासन चलाने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन संविधान इस तरह के नियम कानून बनाता है कि वो मनमानी ना कर पाते हैं, कुछ हद तक ही मनमानी कर पाते हैं। संविधान जो है नियम और सीमाएं तय करके सत्ता को नियंत्रित करता है। और भारतीय संविधान में ये सुरक्षा जो है मुख्यतः मौलिक अधिकारों के माध्यम से दी गई है। यानी कि नागरिकों के अधिकार बने रहें, जो भी शासक वर्ग है, जो भी मतलब सत्ता में मौजूद लोग हैं, सत्ता में मौजूद जो सरकार के लोग हैं, वो सत्ता का दुरुपयोग ना कर पाएं। इस वजह से भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं और मौलिक अधिकारों का हनन कोई भी सत्ता, कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। ये संविधान में ये बात की गारंटी दी गई है। इसके अलावा बहुमत की निरंकुशता से रक्षा। निरंकुशता का मतलब जिसके ऊपर किसी का अंकुश ना हो, कोई कहने सुनने वाला ना हो, उसको निरंकुश कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में आप ही हैं या आपके पिता हैं, आपके पिता मनमाने ढंग से डिसीजन ले रहे हैं, घर के किसी भी कैंडिडेट की बात नहीं मान रहे हैं, तो उन्हें निरंकुश बोला जाएगा। तो यह निरंकुशता का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर किसी का अंकुश ही ना हो, अपने मन से डिसीजन ले रहा है, मनमानी कर रहा है, उसे निरंकुश कहा जाता है।
कई बार क्या होता है कि लोकतंत्र में कई ऐसे गुट होते हैं जो कि सरकार बनाने का प्रयास करते हैं, अपने MP MLA निर्वाचित कर लेते हैं। तो ऐसे में जो अन्य जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिनकी संख्या कम है, उनके अंदर भी एक डर की भावना आ जाती है कि भाई हमारा तो बहुमत नहीं है, तो हमारा नेता भी नहीं है, तो हमारी सुनेगा कौन, ये भावना भी आ सकती है। तो संविधान इस तरह के प्रावधान प्रदान करता है कि जो अल्पमत वाले समूह हैं उनकी भी सुरक्षा हो सके, उनको बहुमत वाला समूह दबाए ना। तो लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी ताकतवर समूह जो है कमजोर समूह को ना दबाए। जैसे यहाँ पे बताया भी गया है, कई बार लोकतांत्रिक समाजों में जो बहुमत है यानी मेजोरिटी वाला गुट है ऐसे फैसले लागू कर देता है जिनमें अल्पसंख्यक जो समुदाय है इनकी सहमति नहीं होती है, जिससे इनका नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पे अल्पसंख्यक का मतलब अल्पसंख्यक धर्म के संदर्भ में नहीं है, किसी भी संदर्भ में हो सकता है। मेजोरिटी वाला ग्रुप कोई भी हो सकता है और अल्पसंख्यक कोई भी हो सकता है। अल्पसंख्यक का अर्थ यहाँ केवल धर्म के संदर्भ में नहीं है, धर्म तो है ही है, इसके अलावा एक विचारधारा को लेकर भी हो सकता है। कोई ऐसी विचारधारा जिसको लेकर देश का एक तबका उसके फेवर में नहीं है तो उन्हें अल्पसंख्यक मान सकते हैं। तो यहाँ पर वही है, यानी कई बार क्या होता है आप लोग इस तरह के डिसीजन के लिए समर्थन दे देते हैं जो कि वाकई में हित में नहीं है, एक लहर चल पड़ती है और हम लोग कहते हैं हाँ ये होना चाहिए होना चाहिए। तो संविधान ऐसे प्रावधान भी प्रदान करता है जो कि बहुमत की निरंकुशता को रोकता है। देखिए यहाँ पर जो वर्चस्व है वो वर्चस्व दो प्रकार का होता है, एक तो अंतर सामुदायिक है, इंटर कम्युनिटी है, और दूसरा है अंतर सामुदायिक। अंतर सामुदायिक का मतलब ये है जब एक समुदाय दूसरे समुदाय पर अपना दबदबा बनाता है, इसको अंतर सामुदायिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कम्युनिटी है और एक बी कम्युनिटी है, अगर ए कम्युनिटी बी कम्युनिटी को दबाने का प्रयास कर रही है तो ये अंतर सामुदायिक है। अंतर सामुदायिक का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई ए कास्ट है, यहाँ पे ए कास्ट ले लेते हैं, और ए कास्ट के कुछ व्यक्ति जो हैं बहुत ज़्यादा पैसे में ताकतवर हो गए, पैसा उनके पास भरपूर है, और इसी में ए कास्ट के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि केवल अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। अब यहाँ पर जो पैसे वाले लोग हैं, जो यहाँ पर थोड़ा ताकत इनके पास आ गई है, पैसा आ गया है, पॉलिटिक्स में जो घुस गए हैं, वो इन्हें दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह का जो आप वर्चस्व देख रहे हैं ये अंतर सामुदायिक बोला जाएगा। यानी जब एक ही समुदाय के भीतर कुछ ताकतवर लोग अपने ही समुदाय के अन्य लोगों को दबाते हैं तो इसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहा जाता है। तो संविधान का यहाँ पर काम क्या है, देखिए संविधान ऐसे नियम बनाता है जिससे अल्पसंख्यकों को उन सुविधाओं और अधिकारों से वंचित न किया जा सके जो बहुसंख्यकों को उपलब्ध हैं। यानी संविधान जो है बहुमत की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा संविधान क्या करता है, संविधान जो है जो बुनियादी संरचना की सुरक्षा है ये भी करता है। बुनियादी संरचना का मतलब क्या है, जिस समय संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था तो उस समय के जो भी आदर्श थे, जो भी सिद्धांत संविधान में शामिल किए गए थे, उन सिद्धांतों की भी रक्षा करता है। कई बार क्या होता है कि हमारे मन में इस तरह के ख्याल आने लगते हैं, हमें लगने लगता है कि वर्तमान की जो व्यवस्था है भ्रष्ट व्यवस्था है, हमें किसी ऐसे व्यक्ति को सत्ता में लाना चाहिए जो सबको एक बार में निपटा दे, सबको गोली मार दे। इस तरह के ख्याल आपके मन में आते होंगे। आप लोग देखते होंगे लोकतंत्र में जिस तरह से नेता दल बदल करते हैं या पार्टियां बदलते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो कई बार हम लोगों के मन में आने लगता है इससे बढ़िया तो लोकतंत्र से बढ़िया तो तानाशाही थी, इससे बढ़िया राजशाही थी, इस तरह के विचार आने लगते हैं। तो कई बार हो सकता है भावनाओं में बह जाएं और हम मान लें कि भैया लोकतंत्र तो बेकार है, इससे बढ़िया राजशाही है, और किसी एक व्यक्ति को राजा बना के हम बिठा दें। तो संविधान जो है हमें स्वयं से भी हमारी स्वयं की रक्षा करता है। यानी यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि कई बार हम किसी तात्कालिक मुद्दे पर इतने भावुक या उत्तेजित हो जाते हैं कि हम ऐसे फैसले की मांग करने लगते हैं जो कि भविष्य में राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तानाशाही की डिमांड करना। लोग जो है जो दल बदल की राजनीति है इससे तंग आकर ये सोचने लगे कि अब किसी तानाशाह या फौजी शासन की जरूरत है। तो ये जो चीजें हैं तानाशाह या फौजी शासन, ये अल्पकालिक तो समाधान दे सकती हैं, अल्पकाल के लिए आपको अच्छी लग सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये नागरिकों की स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं या नागरिकों को जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं उनका हनन करती हैं, और जो संविधान का लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर है उसको ही नष्ट कर देती हैं। जैसे आपके सामने ईरान का ही एग्जाम्पल है। हालांकि ईरान लोकतांत्रिक देश तो नहीं था, 1979 से पहले ईरान में एक राजा का शासन था, एक शाह जो राजा थे उनका शासन था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हर शासन में कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं, लेकिन फिर भी शाह का शासन ऐसा शासन था कि जहां पर नागरिकों को प्रॉपर अधिकार दिए गए थे, महिलाओं को वोट का अधिकार उस समय मिला हुआ था। एक जनमत समूह इस तरह का उनके खिलाफ बन गया, उन्होंने इस तरह की हवा बना दी कि भाई शासक तो जो है भ्रष्ट है, इसके स्थान पर एक धार्मिक व्यक्ति बिठाया जाए। तो वहां पर क्या होता है, कुछ गृह जैसे हालात बन जाते हैं, सत्ता परिवर्तन हो जाता है। 1979 में वहां पर एक धार्मिक व्यक्ति को देश का प्रमुख बना दिया जाता है। शुरुआत में चीजें अच्छे से चलती हैं,
फिर 30-40 साल बाद लोगों को रियलाइज होने लगता है कि भाई धार्मिक व्यक्ति जो बैठाया गया ये तो और बड़ा तानाशाह है, ये तो हमारे अधिकारों को और सीमित करता जा रहा है। तो ऐसे करके आपने देखा होगा वर्तमान में ईरान में जो कुछ चल रहा है वो इसी बात की परिणति है कि कई बार हमें भावुक होकर जो फैसले लेते हैं ना, वो अल्पकालिक समाधान तो दे देते हैं लेकिन भविष्य में वो बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। तो ऐसे खतरे से बचने के लिए संविधान जो है ये देश की मूल संरचना की रक्षा करता है, नागरिकों के अधिकारों को आसानी से समाप्त नहीं होने देता और सत्ता परिवर्तन को तय नियमों और प्रक्रियाओं के अधीन रखता है ताकि लोकतंत्र सुरक्षित बना रहे। यानी यहाँ पर जो सत्ता परिवर्तन है ये तय नियमों के अकॉर्डिंग और प्रक्रियाओं के अकॉर्डिंग होगा, न कि मनमाने ढंग से। अब देखिए नीचे यहाँ पर एक देश का एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष हुआ है और ये है नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष। देखिए नेपाल की बात करें तो नेपाल में पहले राजतंत्र था, यानी यहाँ पर पहले राजा का शासन था। 1990 में यहाँ पर लोगों का एक जन संघर्ष हुआ और उस जन संघर्ष के बाद नेपाल में राजा के शासन को संविधान के दायरे में लाया गया। तो 1990 के जन आंदोलन के बाद जो नेपाल है यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। इसके साथ ही यहाँ पर बहुदलीय लोकतंत्र की व्यवस्था भी कायम की गई और ये व्यवस्था जो थी सन 2002 तक चली आ रही थी। सन 2002 में क्या होता है कि यहाँ के राजा जो है ज्ञानेंद्र सिंह, तो राजा ज्ञानेंद्र ने क्या किया है, यहाँ पर माओवादी विचारधारा के लोग भी हैं। तो माओवादी विचारधारा थोड़ा उग्र विचारधारा है जो कि राजा के शासन के खिलाफ कई बार आवाज़ भी उठा चुकी थी। तो राजा ज्ञानेंद्र ने क्या किया है, इस माओवादी प्रभाव का बहाना बनाकर धीरे धीरे करके इन्होंने सेना के जरिए जो भी शासन के विभिन्न अंग थे उन पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और 2005 तक इन्होंने क्या किया है, जो व्यवस्था लोकतंत्र वाली पहले बनाई गई थी उसको पूरी तरह से हटाकर पूरी तरह से यहाँ पर सब चीज़ें अपने हाथ में ले ली है। यानी पूरी तरह से इन्होंने राजतंत्र को लागू कर दिया है, संविधान को साइड में कर दिया है। ऐसे में जो माओवादी संगठन है या फिर जो अन्य जो पार्टियों के लोग हैं ये भड़क उठे हैं। तो नवंबर 2005 में क्या होता है कि जो यहाँ के माओवादी हैं और जो अन्य राजनीतिक दल हैं इनके बीच में 12 सूत्री समझौता होता है और ये समझौता करते हैं कि राजा को हटाकर अब लोकतंत्र स्थापित करेंगे। तो जब ये समझौता होता है तो यहाँ के नागरिकों के बीच में लोकतंत्र की उम्मीद जग उठती है। अप्रैल 2006 में यहाँ पर जो जन आंदोलन है ये अपने शिखर पे पहुँच जाता है। बहरहाल राजा को झुकना पड़ता है और संसद को फिर से बहाल करना पड़ता है, लेकिन लोग यहाँ पर ही रुकते नहीं हैं। अब लोग ये फैसला कर लेते हैं कि अब तो राजा को हटाना ही है, पूरी तरह से लोकतंत्र स्थापित करना है। अंततः 2008 में क्या होता है, यहाँ पर राजतंत्र को परमानेंटली खत्म कर दिया जाता है। इसके साथ ही नेपाल जो है एक लोकतांत्रिक देश बन जाता है और इसके बाद यहाँ पर संविधान निर्माण का कार्य होता है। नेपाल के लोगों ने सन 2015 में एक नया संविधान देश के लिए एडॉप्ट किया। तो इस तरह से आपने यहाँ पर नेपाल में लोकतंत्र के लिए जो संघर्ष हुआ है उस कहानी को यहाँ पर देखा है। अब हम बात कर लेते हैं भारत की। भारत में संविधान निर्माण कैसे हुआ। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संविधान निर्माण के लिए कुछ चुनिंदा लोगों की आवश्यकता होती है। हम पूरे के पूरे देश की आबादी से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो एक साथ बैठकर किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करेगी या एक साथ बैठकर कोई भी देश के कानून या देश के हितों को लेकर चर्चा कर पाएगी या सब लोग इस काबिल होंगे, ये अपेक्षा हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो कि जनता की ओर से जाकर संविधान निर्माण में अपना योगदान देते हैं। तो ऐसे प्रतिनिधियों को मिलाकर एक सभा बनती है जिसको संविधान सभा कहा जाता है और संविधान सभा के हाथ में ही संविधान निर्माण की जिम्मेदारी होती है। तो भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारत में भी संविधान सभा के गठन की बात की गई। संविधान सभा को लेकर हमारे यहाँ पर जो डिमांड की गई थी उसका एक प्रॉपर इतिहास है। सबसे पहले हमारे यहाँ पर 1934 में संविधान सभा के गठन की बात एक वामपंथी नेता हैं जिनका नाम है M.N. रॉय, जिनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने सबसे पहले ये डिमांड रखी थी कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाए। इनके ये मांग रखने के बाद ही कुछ समय के बाद 1934 में ही स्वराज पार्टी ने भी ऐसी डिमांड रखी कि संविधान सभा का गठन किया जाए। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी पहली बार आधिकारिक रूप से ये एक्सेप्ट कर लिया कि संविधान सभा का गठन किया जाए। 1938 में कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात स्पष्ट कर दी कि भारत के संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा बनेगी वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी। इनका कहना ये था कि यहाँ पर कोई मनमाने ढंग से लोग शामिल नहीं किए जाएंगे, बल्कि चुनाव के आधार पर लोग चुने जाएंगे और वही लोग संविधान सभा में रखे जाएंगे। नेहरू की यही मांग जो है ब्रिटिश सरकार ने भी ऑफिशियली यानी पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार कर ली है और इसे जो है सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है।
यानी ब्रिटिश सरकार ने भी 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जो नेहरू की डिमांड थी कि भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा गठित की जाएगी जो कि वयस्क मताधिकार के आधार पर गठित होगी, तो ये बात जो है अंग्रेजों ने भी स्वीकार कर ली है। और उन्होंने जो है 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव है इसमें ये बात स्पष्ट रूप से लिखी भी है। इसके बाद क्या होता है कि संविधान सभा के गठन के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपनी ओर से एक टीम भेजी है, अपनी ओर से एक मिशन भेजा है, जिसका काम यह है कि देश के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार करवाया जाए जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लागू होगा। तो सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रिप्स मिशन, देखिए क्रिप्स मिशन के जो हेड थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, इनके नेतृत्व में मिशन भेजा गया था और ये संविधान का जो प्रारूप इन्होंने सुझाया था, इस संविधान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनाया जाना था। हालांकि इन्होंने जो भी प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव को लेकर जो मुस्लिम लीग है उसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आपके प्रस्ताव को हम स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय तक मुस्लिम लीग जो थी वो अलग राष्ट्र की मांग करने लगी थी, वो अलग एक स्वायत्त देश की मांग कर रही थी और उसका कहना ये था कि हमारे वाला जो क्षेत्र है उसकी अलग संविधान सभा बने और जो हिंदुस्तानियों का, जो हिंदू लोगों का क्षेत्र है उसकी अलग संविधान सभा हो, दोनों का संविधान अलग अलग बनाया जाए। तो इसी वजह से यहाँ पर इस डिमांड की वजह से जो क्रिप्स मिशन है ये फेल हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसा कि आप जानते हैं 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद संविधान के गठन को लेकर संविधान सभा के निर्माण की बात जो है और ज़्यादा मुखर हो जाती है। कई भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो हैं संविधान सभा की डिमांड करने लगते हैं। अंततः क्या होता है, ब्रिटिश सरकार जो है 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजती है, जिसमें कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर शामिल होते हैं। ये जो मिशन आता है कैबिनेट मिशन, इसने जो 2 संविधान सभाओं की मांग थी, जिसमें कि मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी कि अलग अलग राष्ट्र बनाए जाएं और हर राष्ट्र की अपनी एक संविधान सभा हो और अलग अलग संविधान हो, तो इन्होंने जो है मुस्लिम लीग की डिमांड को ठुकरा दिया है। हालांकि इन्होंने एक ऐसा प्रपोजल दिया है जिस प्रपोजल से मुस्लिम लीग भी संतुष्ट हो गई है, यानी इन्होंने इस तरह की बातें, इस तरह की अपनी कंडीशन रखी हैं जिससे कि मुस्लिम लीग भी संतुष्ट हो गई है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ यहाँ पे स्किप कर दी है। स्किप करने का रीज़न ये है क्योंकि हम लोग 9th में जो कैबिनेट मिशन के बाद का टॉपिक है फिर से विस्तार में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर जो संविधान सभा के लिए जो निर्वाचन हुआ है, कितने लोगों का निर्वाचन हुआ है, कितनी सीटें थी, वो सब चीज़ें हमने 9th के लिए छोड़ दी हैं। अगर हम वो चीज़ें यहीं पर कवर कर लेते फिर 9th के लिए कुछ नहीं बचता। आपको ऐसा लगता है कि हमने 9th वाला भी यहीं पढ़ लिया, अब 9th क्यों पढ़ें, तो हमने वो चीज़ें 9th के लिए छोड़ दी हैं। आप लोग 9th में जो संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ है वो वहाँ पर आप लोग विस्तार में देखेंगे। अभी हम सीधे सीधे यहाँ पर जो संविधान सभा की जो कार्यवाहियाँ हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर संविधान सभा के निर्वाचन के बाद क्या होता है, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो सुझाया गया प्रस्ताव है, इसके तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो जाता है। संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये 9 दिसंबर 1946 को होती है। देखिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये पहली बैठक होती है और पहली बैठक में जो सबसे सीनियर जो सदस्य हैं, सबसे पुराने सदस्य हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको सभा का टेम्पररी मेंबर चुना जाता है, अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। हालांकि जो 9 दिसंबर 1946 की जो संविधान सभा की पहली बैठक है, मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार कर देती है, क्योंकि मुस्लिम लीग अभी भी पहले संतुष्ट हो गई थी कैबिनेट मिशन की प्रपोजल पर, लेकिन अब ये फिर से डिमांड करने लगी है कि हमारे लिए अलग स्वायत्त क्षेत्र दिया जाए और हमारी अलग संविधान सभा बनाई जाए। फिर से इन्होंने ये डिमांड स्टार्ट कर दी है। 9 दिसंबर के बाद अगली बैठक संविधान सभा की जो होती है वो होती है 11 दिसंबर 1946 को, और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। इसके अलावा फिर बाद में HC मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष चुना जाता है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, HC मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी जो हैं ये 11 दिसंबर को नहीं चुने गए हैं, बल्कि बाद में, यानी ये जुलाई 1947 में चुने गए हैं। इसके बाद क्या होता है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब भारत का संविधान कैसे होगा, संविधान में किन किन आदर्शों मूल्यों को शामिल किया जाएगा, वो पूरा प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में संविधान की प्रस्तावना का रूप इसने लिया है और प्रस्तावना के रूप में आप लोग इसको पढ़ते भी हैं। तो इसमें जो है संविधान के मूल आदर्श क्या क्या इसमें आदर्श होंगे, कौन कौन सी वैल्यू इसमें रखी जाएंगी, इसकी एक पूरी रूपरेखा दी जाती है
इस उद्देश्य प्रस्ताव पर बाद में चर्चा भी होती है और बाद में फिर 22 जनवरी 1947 को सभी लोग सर्वसम्मति से इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं कि भाई इसमें जो जो आदर्श उद्देश्य प्रस्ताव में रखे गए थे कि कैसा देश बनाना है, लोगों को कौन कौन से अधिकार देने हैं, इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये सब आदर्श रखे गए थे। तो सभी लोग इस पर पहले चर्चा करते हैं, फिर बाद में लगभग 1 महीने की चर्चा के बाद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल जाती है। सब लोग अपनी हामी भर देते हैं। देखिए, संविधान निर्माण के समय कई समितियां थीं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। सबसे मेन समिति इसलिए मानी जाती है कि इसी का काम संविधान बनाने का था, ड्राफ्ट करने का था। बाद बाकी लोग अपने सजेशंस दे रहे थे, जबकि ड्राफ्ट करने का काम इसी का था। यानी कौन कौन से अनुच्छेद रखे जाएंगे, अनुच्छेदों में कौन कौन से उपबंध रखे जाएंगे, ये सब काम प्रारूप समिति का था। तो प्रारूप समिति का जो गठन है 29 अगस्त 1947 को हुआ है और इसके अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसका काम क्या था? इसका काम था संविधान का अंतिम जो मसौदा है, अंतिम जो ड्राफ्ट है वो तैयार करना। जैसा कि मैंने बताया कि ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है कि हमें कौन कौन से अनुच्छेद रखने, भाई आदर्श तो बता दिए। जैसे आप समझ सकते हैं, आपको एक घर बनाना है, आपने घर के लिए एक रूपरेखा बता दी कि भाई हमें घर में इतने रूम चाहिए, यहाँ पर हमें इतना बड़ा डाइनिंग रूम चाहिए, हमें हमारा जो किचन इतना बड़ा होना चाहिए, आपने एक रूपरेखा बता दी। लेकिन जो मेन काम है, उसे ड्राफ्ट करने का जो मेन काम है वो आर्किटेक्ट करेगा। आर्किटेक्ट बताएगा कि भाई यहाँ पर इतने बाई इतने का रूम होगा, ये होगा, यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर ये खिड़की होगी, ये गेट यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर भी यही प्रारूप समिति का काम भी यही था। इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और इसका काम यही था। भाई आदर्श तो बता दिए हैं, संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ उसमें आदर्श तो बता दिए हैं, संविधान कैसा होना चाहिए, यहाँ पे कौन कौन से अधिकार लोगों को दिए जाने हैं, वो हमने एक मोटी मोटी अवधारणा तो क्लियर कर ली है। लेकिन जो डिटेल्ड में हमें कॉन्सेप्ट चाहिए था कि हमें कौन कौन से यहाँ पर उपबंध शामिल करने हैं संविधान में, वो काम किया है प्रारूप समिति ने। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसके अलावा बेनेगल नरसिंह राव, जिनको BN राव कहा जाता है, इनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान को बनने में, संविधान को निर्माण में संविधान सभा को तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इतने समय में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। इस दौरान जो संविधान सभा है, इससे कुल 11 अधिवेशन या सत्र आयोजित हुए थे। 11 अधिवेशन का मतलब एक जैसे अधिवेशन स्टार्ट हुआ, वो अधिवेशन 15 दिन चला, 20 दिन चला, इस तरह से इनके कुल 11 अधिवेशन हुए थे। यानी कुल जो है 165 दिन की यहाँ पर बैठकें इसमें हुई हैं, जिनमें इन पर विचार विमर्श हुआ है और इसमें ये संविधान तैयार हुआ है। फिर 26 नवंबर 1949 को ये संविधान जो है ये बनकर तैयार हो जाता है और इसी दिन ये संविधान जो है अंगीकृत, यानी संविधान सभा इसको स्वीकार कर लेती है। अधिनियमित का मतलब कानूनी मान्यता प्रदान कर देती है। आत्मार्पित का मतलब है भारत के लोगों को ये समर्पित कर देती है। हालांकि 26 नवंबर 1949 को भारत जो संविधान है ये बनकर पूरी तरह से रेडी हो जाता है, सब लोग इस पर हामी भर देते हैं। तो इसी दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया जाता है। इसके कुछ प्रावधान जो है इसी दिन से लागू हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। अब देखिए, इसके पीछे एक ऐतिहासिक कहानी है। उस कहानी को आपको कमेंट में बताना है, इसके पीछे कहानी क्या है, कि 26 जनवरी 1950 को ये संविधान पूरी तरह से लागू क्यों किया गया। भाई ये संविधान 26 नवंबर को भी लागू कर सकते थे, इन्होंने 26 जनवरी 1950 का दिन ही क्यों चुना। इसके पीछे एक ऐतिहासिक कहानी है, वो आप कमेंट में बताएंगे। ये मैं नहीं सुनाऊंगा, ये आप बताएंगे। अब हम लोग BR अम्बेडकर के बारे में, यानी बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हम लोगों ने क्लास 6 की पॉलिटी में पढ़ा था। वहाँ पर आपने पढ़ा था कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म अछूत मानी जाने वाली महार जाति में हुआ था। इनके पिता उस समय ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे, इस वजह से इन्हें पढ़ाई का अवसर मिला। जिस विद्यालय में ये पढ़ने जाते थे, उस विद्यालय में इन्हें सबसे अंत में, सबसे लास्ट वाली लाइन में इन्हें बिठाया जाता था और ये बिल्कुल अलग थलग स्कूल में बिल्कुल गेट के नज़दीक बैठ के शिक्षा हासिल करते थे। इन्हें जो है विद्यालय के जो सार्वजनिक मटका है, जिससे कि सभी शिक्षक विद्यार्थी पानी पीते थे, उससे पानी पीने की मनाही थी। इनके लिए अलग मटका रखा गया था, जिससे कि पियोन पानी निकाल कर इन्हें पानी देता था। कई बार क्या था, इन्हें प्यासा भी रहना पड़ता था। जिस दिन पियोन नहीं आता था उस दिन ये प्यासे रह जाते थे। तो इस तरह से शिक्षा के लिए इनका संघर्ष हुआ। इनके जीवन में आपने कई घटनाएं भी पढ़ी होंगी, जिसमें से एक घटना थी रेलवे स्टेशन वाली, कि रेलवे स्टेशन पर एक बार थोड़ा सा शाम हो गई तो वहाँ पर ये खड़े थे बेचैन, ये और इनके भाई। तो ये अच्छे खासे कपड़े पहने थे। तो स्टेशन मास्टर इनके पास आता है, पूछता है कि आप क्यों परेशान हैं। ये बताते हैं कि हमें यहाँ तक जाना है। तो वो इनसे बातों बातों में इनसे पूछ लेता है, कौन सी जात से हो।
तो ये कह देते हैं महार जाति से हैं। ये सुनकर स्टेशन मास्टर हक्का बक्का रह जाता है और वहाँ पर जो अन्य लोग होते हैं वो सुन लेते हैं कि महार जाति से हैं, और उस समय महार जाति महाराष्ट्र में निचली मानी जाती थी। तो कोई भी तांगे वाला इन्हें ले जाने को तैयार नहीं होता है। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट इनके साथ हुए, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने फेस किया और अंततः इन्होंने हायर एजुकेशन विदेश से हासिल की। और हासिल करने के बाद जब ये अपने देश लौटे हैं तो इनके मन में ये बात स्पष्ट थी कि ये दलित समुदाय, अछूत माने जाने वाले समुदाय का उत्थान करेंगे। उसके लिए इन्होंने तमाम प्रयास भी किए, तमाम आंदोलन भी चलाए। जैसे आपने सुना होगा मंदिर प्रवेश आंदोलन था इनका, और तालाब से पानी पीने वाला आंदोलन था। तमाम आंदोलन चलाए। इन्होंने प्रयास किया कि जो हिंदू सवर्ण समाज है ये अछूतों को भी समानता का अधिकार दे। हालांकि बहुत सारे प्रयास इनके विफल रहे। फिर बाद में जब ये संविधान सभा में निर्वाचित होकर आए हैं तब इनके जो प्रयास हैं ये रंग लाए हैं। इनके प्रयासों की वजह से ही जो दलित माने जाने वाले समुदाय थे या अछूत माने जाने वाली जातियां थी उनको संविधान में अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिल पाया। चूंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति के हेड थे, अध्यक्ष थे, इसलिए इनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से जो अनुसूचित जातियां हैं इनको संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। जैसे आपने संविधान का जो मौलिक अधिकार है, अभी हम आगे देखेंगे, आर्टिकल 17, इसमें अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है, यानी अनटचेबिलिटी या छुआछूत के उन्मूलन की बात की गई है, और इसको किसी भी रूप में एक्सेप्ट करना या चलाना ये दंडनीय अपराध है। ये बात अनुच्छेद 17 में कही गई है। इन्होंने ये भी कहा, ये भी इन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये भले ही कानून बन गए हों, संविधान में अधिकार मिल गए हों, लेकिन अभी भी अनुसूचित जातियां यहाँ पे सेफ नहीं हैं, क्योंकि ये जानते थे कि अभी भी जो कानून लागू करने वाले लोग हैं या संविधान लागू करने वाले लोग हैं तो वो सवर्ण हिंदू अधिकारी हैं, और सवर्ण हिंदू अधिकारी कभी नहीं चाहेंगे कि जो दलित हैं या जो अछूत समुदाय वाले लोग हैं उनका उत्थान हो। तो इन्होंने जो है अनुसूचित जातियों से आग्रह किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी हासिल करें, आप लोक सेवाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी हासिल करें, तभी आप ये न्याय हासिल कर पाएंगे, सामाजिक न्याय भी हासिल कर पाएंगे और संविधान को साकार कर पाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों को जान लेते हैं कि भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत के संविधान निर्माण की जो नींव है या भारत के संविधान निर्माण का जो विचार है ये 20वीं सदी के शुरू से ही स्टार्ट हो गया था। जैसे जैसे राष्ट्रवादी आंदोलन गति पकड़ता गया है तो राष्ट्रवादियों के मन में ये बात स्पष्ट हो गई है कि हमें किस तरह का संविधान अपने नागरिकों के लिए बनाना है, किस तरह की व्यवस्था अपने आज़ाद देश के लिए लागू करनी है। क्योंकि इसके पीछे रीजन ये था, ब्रिटिश सरकार का जो औपनिवेशिक शासन था उसका शोषणकारी, दमनकारी अनुभव रहा था। ब्रिटिश सरकार ने मनमाने ढंग से लोगों पर अत्याचार किया था। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई थी कि हम जो भी व्यवस्था अपनाएंगे वो लोगों के हित वाली व्यवस्था होगी। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। यहाँ प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। हालांकि संविधान निर्माण के समय जो संविधान सभा थी उसके सामने कई चुनौतियाँ थीं। पहली चुनौती ये थी कि हमारा देश बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला देश था, यानी यहाँ पर भाषाई, धार्मिक और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, सांस्कृतिक विविधता है, ये भी एक चुनौती थी कि इन सबको कैसे एक सूत्र में पिरोया जाए, इन सबको कैसे जोड़ा जाए, ये भी एक चुनौती थी। उसी समय मुस्लिम लीग जो थी अलग राज्य की मांग कर रही थी और अंततः फिर विभाजन हो ही गया था, पाकिस्तान बन गया था, तो देश का एक हिस्सा बट गया था। तो देश में विभाजन हुआ था। विभाजन के बाद जो नरसंहार हुआ, कत्लेआम हुआ, वो सब भी चल रहा था संविधान निर्माण के समय। इसके अलावा जो देसी रियासतें थीं वो तय नहीं कर पा रही थी कि किस में शामिल होना है। भले बाद में फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें शामिल करवाया, लेकिन स्टार्टिंग में वो अनिश्चित थी, वो तय नहीं कर पा रही थी किधर जाना है, पाकिस्तान में जाना है कि हिंदुस्तान में जाना है। तो उन्हें भी कैसे जोड़ना है, ये भी एक चुनौती थी संविधान सभा के सामने। इसके अलावा जनता की जो खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति थी, क्योंकि अंग्रेजों के शासन की वजह से जनता जो थी पूरी तरह से कंगाल हो चुकी थी, अंग्रेजों ने जमकर शोषण किया था। तो ये सब चीज़ें संविधान सभा के सामने चल रही थी और संविधान सभा को एक ऐसा संविधान बनाना था कि भारत की जनता को इन सब समस्याओं से वो उबार सके, और उन्होंने इस चीज़ को करके भी दिखाया। जो संविधान बनाया उसमें इस तरह के उपबंध शामिल किए, प्रावधान शामिल किए जो कि देश के लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं और सारे अधिकार प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हम भारतीय संविधान के जो मुख्य आयाम हैं वो यहाँ पर हम जानेंगे कौन कौन से मुख्य आयाम हैं। सबसे पहले है संघवाद।
संघवाद का मतलब है कि एक से अधिक स्तरों पर सरकार का होना, यानी देश में एक से अधिक स्तर पर सरकार के काम करने को संघवाद कहा जाता है। भारत में सरकार की संरचना है त्रिस्तरीय है, यानी भारत में 3 स्तरों पर सरकार काम करती है। सरकार का जो सबसे निचला स्तर है वो स्थानीय स्तर है, जिसमें कि आपकी पंचायतें और नगर पालिकाएं आ जाती हैं। इसके बाद फिर आ जाती हैं आपकी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारें आ जाती हैं, और सबसे ऊपर है केंद्र सरकार, यानी दिल्ली में मौजूद जो केंद्र सरकार है ये सबसे ऊपर है। तो ये जो व्यवस्था बनाई गई, ये व्यवस्था जो संघवाद की अपनाई, इसके पीछे रीजन ये था, संविधान सभा के लोगों के अंदर ये भावना पहले से ही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए और वो बाद बाकी राज्यों को अपने अधीन या अपने अंडर में दबाने का प्रयास करे। तो उन्होंने क्या किया, एक संघवाद की व्यवस्था बनाई, और यहाँ पर संघवाद की व्यवस्था में स्पष्ट नियम बनाए कि भाई आपको ये अधिकार संघ वालों को दिए जाएंगे, ये अधिकार राज्य वालों को दिए जाएंगे, और ये काम जो है स्थानीय सरकारों को दिए जाएंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली भी गई है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में बैठे कुछ लोग, यानी केंद्र स्तर के लोग ही पूरे देश में फैसले ना लें, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी स्वायत्तता बनी रहे, यानी स्थानीय स्तर पर जो राज्य स्तर की सरकारें हैं या स्थानीय स्तर की सरकारें हैं, ये भी अपने आप से डिसीजन ले सकें। यहाँ पर कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में 3 सूचियां शामिल की गई, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित विषय दिए गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में राज्य सरकार से संबंधित विषय दिए गए जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार है। तो इस तरह से यहाँ पर ये संविधान में सूचियां शामिल की गई जिनमें ये बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके अलावा संविधान ये भी बताता है कि किस स्तर की सरकार कहाँ से पैसे का इंतजाम करेगी। देश चलाने के लिए पैसा भी चाहिए, तो ये संविधान ये भी बताता है कि कौन से स्तर की सरकार कहाँ से पैसे का इंतजाम करेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाए गए कानून है इनको मानना पड़ता है। ये राष्ट्रीय महत्व के कोई विषय हैं या राष्ट्रीय महत्व के कोई कानून हैं तो उन कानूनों को सभी राज्यों को मानना पड़ता है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, बल्कि संविधान से ही उनको अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। यानी राज्य जो है केवल केंद्र सरकार के गुलाम नहीं है, बल्कि संविधान से उनको ताकत भी मिलती है, अधिकार भी मिलते हैं, जिनके रहते वो डिसीजन ले पाते हैं और कार्य कर पाते हैं। इसके अलावा संविधान का जो दूसरा लक्षण है वो संसदीय शासन पद्धति है, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यानी यहाँ पर सरकार के जो सभी स्तर हैं, 3 स्तर हैं, यहाँ पर प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता करती है, लोग खुद करते हैं। तो भारत का संविधान जो है अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार प्रदान करता है, और इस व्यवस्था को जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे कि हमारे संविधान के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का जो प्रत्येक नागरिक है उसको बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है, और सभी के वोट की वैल्यू सेम है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, अंबानी हो, अडानी हो, सबके वोट की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था अपनाई गई है, और शासन के जो सरकार के सभी स्तर जो हैं वहाँ पर प्रतिनिधि जो है सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। देखिए, संविधान सभा के सदस्यों को विश्वास था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से न केवल लोकतांत्रिक सोच और तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि यहाँ पर जाति, वर्ग और औरत मर्द के बीच में जो भेदभाव है, ऊंच नीच है, इनकी बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सबकी वोट की वैल्यू बराबर है। तो संविधान सभा के सदस्यों का मानना यह था कि यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देने की वजह से जो ऊंच नीच का भेद है या स्त्री पुरुष का भेद है ये खत्म हो सकेगा। लोग भी अपने अधिकार को पहचान सकेंगे, अपने वोट की वैल्यू को जान सकेंगे। ठीक है, जनता जो है सीधे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, और इनके प्रतिनिधि जो हैं जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। आप लोग जानते ही होंगे 5 साल के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं, और जनता को लगता है कि प्रतिनिधि उनके सही से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको कुर्सी से हटा देती है, दूसरा प्रतिनिधि चुन लेती है। तो जनता के लिए ये जवाबदेही होते हैं। इसके अलावा देश में इस पद्धति के अंतर्गत हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, सवर्ण हो, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो ये चीजें जो है संसदीय शासन पद्धति की विशेषताएं हैं जो कि हमारे संविधान में है। देखिए, संविधान सभा के एक सदस्य हैं A.K. अय्यर। तो A.K. अय्यर ने संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार शामिल करने पर कहा था कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी, और यह आम आदमी के कुशलक्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी, ऐसा A.K. अय्यर जी का मानना था। इसके अलावा संविधान में स्पष्टतः शक्तियों का बंटवारा किया गया है। देखिए, संविधान के अनुसार सरकार के यहाँ पर 3 अंग हैं। 3 अंग कौन कौन से हैं? एक तो विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
तो संविधान ने सरकार के 3 अंग बनाए और तीनों अंगों में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया। विधायिका का मतलब क्या है कि वो प्रतिनिधि जो जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं उनको विधायिका कहते हैं। तो इसमें हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कि हमारी तरफ से जाकर डिसीजन लेते हैं और ये कानून बनाते हैं। कार्यपालिका का मतलब क्या है? देखिए, जैसा कि आपने 6 में पढ़ा भी होगा कि कार्यपालिका कहीं अलग से नहीं आती है, बल्कि विधायिका में से कुछ लोगों को कार्यपालिका में नियुक्त किया जाता है। तो कार्यपालिका जो है उन लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने का काम करती है और शासन व्यवस्था चलाती है। यानी विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका कानून लागू करती है और शासन व्यवस्था संभालती है। न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका मतलब न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या जो आपकी जिला कोर्ट है, ये सब न्याय व्यवस्था के अंतर्गत आ जाती है। तो न्यायपालिका क्या करती है? विवादों का निपटारा करती है और समय समय पर कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनकी व्याख्या अस्पष्ट होती है तो उनकी व्याख्या भी करती है। संविधान ने यहां पर क्या किया है कि किसी भी सरकार के किसी भी अंग के बीच में टकराव ना हो, इस वजह से सरकार ने सभी की शक्तियां बांट दी हैं, सबकी शक्तियां अलग अलग दी गई हैं। यानी कोई अंग किसी पर हावी नहीं हो सकता है, एक संतुलन कायम किया गया है। ऐसा नहीं है कि विधायिका बहुत ज्यादा हावी हो जाए, विधायिका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ये भी नहीं है कि न्यायपालिका सबको साइड में कर दे, अपनी मनमानी चलाए, ऐसा नहीं हो सकता। संविधान ने क्या किया है? सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी अंगों की शक्तियों को अच्छे से डिफाइन कर दिया है, जिससे प्रत्येक अंग जो है दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। इससे क्या होता है? सत्ता का जो दुरुपयोग है वो रुकता है और तीनों अंगों के बीच में एक संतुलन जो है वो बना रहता है, कायम रहता है। इसके अलावा हमारे संविधान की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकारों के बारे में यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है कौन कौन से मौलिक अधिकार हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। मौलिक अधिकार शामिल करने के पीछे अंतर्दृष्टि ये रही कि हमारे भारतीयों ने लंबे समय तक पराधीनता का अनुभव फील किया, इसमें उनका जमकर शोषण भी हुआ, उनके साथ जमकर अत्याचार हुए। तो संविधान निर्माताओं ने ये पहली बात स्पष्ट कर ली थी कि देश के नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार देने हैं जो उनको किसी भी सूरत में सुरक्षा प्रदान करें। तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार, जो कि संविधान में बाध्यकारी बनाए गए। यानी ये अधिकारों का हनन हो ही नहीं सकता। अगर कोई सरकार या सरकार का कोई अंग या कोई व्यक्ति इन अधिकारों का, किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है तो व्यक्ति जो है न्यायपालिका की शरण में जा सकता है। मौलिक अधिकारों वाला जो खंड है इसको भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार क्यों रखे गए हैं? क्योंकि ये देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। देखिए, यहां पर राज्य का मतलब सरकार से नहीं है, गवर्नमेंट से नहीं है। राज्य का मतलब है एक ऐसी राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। संप्रभु का मतलब जिनके ऊपर कोई हस्तक्षेप ना हो, जिनके ऊपर कोई बाध्यता ना हो। संप्रभु मतलब स्वतंत्र लोग, है ना। तो राज्य का मतलब एक ऐसी राजनीतिक संस्था से है जो एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको राज्य कहते हैं। राज्य का मतलब सरकार नहीं है। तो भारतीय जो हमारा राज्य है इसकी एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका जो है या विधायिका जो है ये राज्य का एक हिस्सा है, एक अंग है। तो राज्य शब्द का इस्तेमाल सरकार के स्थान पर नहीं हो सकता। राज्य क्या है? हम सब लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जितने भी भारतवासी हैं उन सबका प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो राज्य का मतलब राज्य सरकार नहीं है, ये भी आप जान लीजिए। राज्य का मतलब राज्य सरकार नहीं होता है, बल्कि क्या है? निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था, इसको राज्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो मौलिक अधिकार है ये क्या करते हैं? सभी नागरिकों को राज्य की जो सत्ता है, जो गवर्नमेंट है, उसके मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से ये बचाते हैं। इसके अलावा ये बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों की रक्षा भी करते हैं। तो इनका आश्वासन भी मौलिक अधिकार में दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात कही थी कि इनका दोहरा उद्देश्य है। एक तो ये नागरिकों को अधिकारों के लिए दावा करने की शक्ति प्रदान करते हैं, यानी अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायपालिका की शरण में जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये बाध्यकारी हैं, सरकार को इन्हें मानना ही मानना है, सरकार इन्हें खत्म नहीं कर सकती, ये बाध्यकारी हैं। सरकार और संस्थाओं को इन अधिकारों का पालन करने के लिए बाध्य करना, तो इसलिए इनका दोहरा उद्देश्य है। देखिए, मौलिक अधिकारों के अलावा भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व भी शामिल किए गए हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। डीपीएसपी का उद्देश्य, इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहा जाता है अंग्रेजी में। इनका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि जनता के बीच में मौजूद जो असमानता है या खाई है या जो आर्थिक असमानता है उसको कैसे दूर किया जाए। यानी ये जो है गरीबी दूर करने और सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए जो भी सरकार कानून या नीतियां बनाती है वो इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर ही बनाती है। तो ऐसे करके यहाँ पर आपने मौलिक अधिकारों का मतलब जान लिया है कि क्या मौलिक अधिकारों का सेंस है, क्यों मौलिक अधिकार रखे गए हैं, इनके पीछे क्या अंतर्दृष्टि रही है, वो आपने जान लिया है। अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं कुछ हमारे संविधान के जो प्रमुख मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में जान लेते हैं।
भारतीय संविधान में सबसे पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में वर्णित है। अनुच्छेद 14 जो है संविधान में विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है, यानी कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गरीब मजदूर हो, किसान हो, उद्योगपति हो, सभी लोग कानून की नज़र में समान हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अगर कानून का उल्लंघन करता है तो सभी को समान सजा दी जाएगी। अनुच्छेद 15 जो है ये भेदभाव का निषेध करता है, यानी राज्य जो है किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी सभी नागरिकों को खेल के मैदान, होटल, दुकान या फिर जो अन्य सार्वजनिक स्थान है इन पर बराबर पहुंच का अधिकार होगा। अनुच्छेद 16 जो है ये अवसरों की समानता प्रदान करता है। इस सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि यहाँ पर कुछ उपबंध जो हैं वो अपवादनीय हैं, जो पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 17 जो है इस प्रस्ताव के उन्मूलन से संबंधित है, यानी छुआछूत की प्रथा यहाँ पर समाप्त कर दी गई है और इसे कानूनन अपराध माना गया। कोई व्यक्ति अगर इसको जारी रखता है तो वो कानून की नज़र में अपराधी है, कानून उसको दंडित करेगा। अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत है। देखिए, अंग्रेज सरकारों ने राय बहादुर, सर जैसी उपाधियां दी थी। संविधान लागू होने के बाद ये सब उपाधियां एंड कर दी गई। अब केवल जो देश है या राज्य जो है ये सेना, आर्मी वाली उपाधियां हैं या शैक्षणिक उपाधियां हैं, डॉक्टरेट वगैरह वाली शैक्षणिक उपाधियां हैं, इनके अलावा अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, जो पद्म विभूषण, पद्मश्री या जो भारत रत्न है ये पुरस्कार हैं, ये उपाधियां नहीं है, ये पुरस्कार हैं, है ना, ये उपाधियां नहीं है। कई बार क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री जो है ये जो उपाधियां नहीं है, पुरस्कार हैं। अगला जो हमारे यहाँ मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में वर्णित है। देखिए, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसमें 19(1)(a) में 19(1)(a) जो है इसमें अव्यक्त की स्वतंत्रता है, वाक और अव्यक्त की स्वतंत्रता है। यानी हम लोग जो कुछ अव्यक्त करना चाहें, अपने विचार रखने चाहें, बोलना चाहें या अपनी सोशल मीडिया साइट पर कुछ लिखना चाहें, उस संवैधानिक दायरे में रहकर वो लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। हमें शांतिपूर्ण सभा करने की आज़ादी दी गई है, हम कहीं भी अपनी शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं। संगठन बनाने या संघ बनाने का अधिकार दिया गया है, हम अपने संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। देश में कहीं भी आबाद रूप से आने जाने की आज़ादी दी गई है, यानी हमें कहीं ऐसा नहीं है कि देश में किसी हिस्से में जाने के लिए कोई पासपोर्ट या वीज़ा लगे, ऐसा कुछ नहीं है, या परमिशन लेनी पड़े, ऐसा नहीं है। तो हमें कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है। देश में कहीं भी रहने या बसने की स्वतंत्रता भी दी गई है। इसके अलावा कोई भी पेशा या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है। देखिए, आप लोगों के मन में आएगा कि कोई भी पेशा करने की स्वतंत्रता या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता क्यों दी गई। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पर, आप लोग जानते होंगे, हमारे यहाँ पर जो कुछ भी काम है वो जाति से जुड़े हुए हैं। तो जो निचली जातियों वाले जो कुछ काम होते हैं उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में जो दबंग प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पिता वो काम करते थे तो वो कोशिश करते हैं उनका बेटा भी वही काम करे, तो वो दबाव डालते हैं। इसी वजह से संविधान में ये प्रावधान शामिल किया गया कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कोई भी पेशा अपना सकता है। जरूरी नहीं है कुम्हार का बच्चा भी कुम्हारी बनेगा, वो बर्तन ही बनाएगा, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि नाई का बच्चा वो भी बाल ही काटेगा, जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ पर कोई भी पेशा या व्यवसाय करने की आज़ादी दी गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। इसमें 3 तरह के प्रावधान हैं जिनके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी जान लीजिए। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मतलब ये है कि यहाँ पर एक तो ये बात कही गई है कि किसी व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा दंडित नहीं किया जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया, अब आप उसको एक बार दंडित कर दें, फिर से दंडित कर दें, ये पॉसिबल नहीं है, एक ही बार दंडित किया जाएगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति मान लो आज की डेट में कोई अपराध कर रहा है तो उस पर आज की डेट वाला ही कानून लागू होगा। ये नहीं है कि आज से 5 साल पहले कोई कानून बनेगा, 5 साल बाद कोई कानून बनेगा वो लागू हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। और कोई व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, कोई व्यक्ति अपने ही विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है। इस तरह के प्रावधान इसमें रखे गए हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, यानी जिसको जीवन का अधिकार भी कहा जाता है, जीवन सुरक्षा से जुड़ा हुआ अधिकार भी कहा जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर अनुच्छेद 21 में 86 में संविधान संशोधन 2002 के तहत एक नया अनुच्छेद भी जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 से, जिसके तहत
6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है, जो कि अब हमारा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 22 में जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। यहाँ पर देखिए दंडात्मक और निवारक निरोध के बारे में बात की गई है। ये भी हम 9th में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल इतना ही जान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण की बात यहाँ पर कही गई है। अनुच्छेद 23-24 जो है, यानी तीसरा जो अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण कैसे होता है? आपने सुना होगा कि कई लोगों को जबरन बंधक मजदूर बना के उनसे काम लिया जाता है, बल के दम पर बलात् काम लिया जाता है। कई बार मानवों की तस्करी की जाती है। खास करके आपने देखा होगा जो नेपाल बॉर्डर है, बिहार साइड में कई ऐसी खबरें भी आती हैं कि कई लड़कियों को रेस्क्यू किया गया जो बेची जा रही थी या बेची जाने के लिए कहीं और से लाई गई थी। तो ये सब चीज़ें जो है कानून की नज़र में दंडनीय अपराध हैं, ये निषिद्ध हैं। तो अनुच्छेद 23 जो है ये मानव व्यापार और जबरन श्रम को निषिद्ध करता है। यानी अब कोई किसी से बेकार श्रम नहीं ले सकता है, कोई किसी को अपने घर में मुफ्त में लगाकर उससे काम नहीं ले सकता है, उसको पैसा देना ही पड़ेगा। अगर ऐसा करता है वो तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? ये कहता है कि 14 वर्ष के कम के जो बच्चे हैं ये खतरनाक उद्योगों में काम नहीं कर सकते हैं। तो ये बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा जो चौथा हमारा मौलिक अधिकार है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में वर्णित है। देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि यहाँ पर भारत के हर नागरिक को अपना धर्म मानने, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी हम लोग कोई भी धर्म अपनाने के लिए, मानने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 26 जो है ये हर वर्ग को, जो भी धर्म जो लोग पालन करते हैं, अपनी अपनी जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं उनका प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है। जैसे हिंदुओं के जो मंदिर हैं तो हिंदुओं के मंदिर जो में हिंदू लोग उसके प्रबंधन का अधिकार रखते हैं। मुसलमानों की जो भी मस्जिदें वगैरह हैं या मुसलमानों के जो संस्थान, धार्मिक संस्थान हैं, उसके प्रबंधन का अधिकार मुसलमानों को है। ऐसा नहीं है वो हिंदुओं के अधिकार में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर नहीं। कहने का मतलब ये है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य जो है यानी कि जो गवर्नमेंट जो है किसी धर्म के प्रचार के लिए जनता से कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकती है। तो इसी वजह से यहाँ प्रावधान रखा गया है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर नहीं। अनुच्छेद 28 में ये बात कही गई है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। यानी कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो संस्थान है, गवर्नमेंट के शैक्षणिक संस्थान हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जबकि कुछ कुछ जो संस्थान हैं, जैसे जो अल्पसंख्यक संस्थान हैं या कुछ जो समुदाय विशेष के लिए जो छूट दी गई है, गवर्नमेंट ने छूट दी है जिसके तहत वो स्थापित किए संस्थान, वहाँ पर वो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। जबकि जो गवर्नमेंट के जो संस्थान है वहाँ पे धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आगे यहाँ पर अगला जो 5वां हमारा मौलिक अधिकार है वो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। ये पूरी तरह से अल्पसंख्यकों के लिए है, यानी माइनॉरिटीज़ के लिए है। आप लोग जानते हैं कि भारत में माइनॉरिटी कौन कौन है? एक तो मुस्लिम हैं, जैन हैं, तो ये लोग जो है माइनॉरिटी में आते हैं। जैन, पारसी समुदाय जो हैं, तो इनके लिए अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृत की सुरक्षा का अधिकार है। यानी किसी भी अल्पसंख्यक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृत के संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनको प्रबंधित करने का अधिकार दिया, उनको चलाने का अधिकार भी दिया गया है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो 6वां अधिकार है हमारा वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। देखिए इस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। आत्मा और हृदय क्यों कहा है? क्योंकि मौलिक अधिकार कई बार ऐसा होता है कि कोई दबंग प्रकृति का व्यक्ति है या कई बार सरकार जब तानाशाह हो जाती है, सरकार में कुछ ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, उस समय यही एक ऐसा अधिकार है जो हमें हमारे अन्य अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। तो संवैधानिक उपचारों को अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति के किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो कोई भी व्यक्ति इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रयोग करके, अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। तो ये हमने 6 मौलिक अधिकार पढ़ लिए। हमारे संविधान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला जो हमारा संविधान का लक्षण है वो है धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा, बल्कि राज्य जो है सभी धर्मों को वरीयता देगा।
धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य जो है, राज्य का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होता है, कोई राज्य की हमारा धर्म नहीं है, बल्कि हम सभी धर्मों को सम्मान करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई कंट्री में लिखा होता है इस्लामिक राष्ट्र है ना। नेपाल में एक समय तक था, नेपाल हिंदू राष्ट्र था, लेकिन अब तो लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया है। तो हमारा जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी हमारे यहाँ कोई राज्य की धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो इसी के साथ आपका ये पहला वाला अध्याय समाप्त हो जाता है। देखिए, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अब आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर एनसीईआरटी से संबंधित नोट्स को परचेज कर सकते हैं, और आपको नोट्स के साथ साथ जो नोट्स के अभ्यास प्रश्न हैं वो भी उनमें देखने को मिल जाएंगे। इससे आपके समय की बचत होगी और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट तैयार कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।